Welcome to the yet another session on the subject System Analysis and Design. From today onwards, we will start the discussion on modular and structured design. But before getting into the modular and structured design, in today's lecture, we will discuss some of the basics of the designing, the basics of the design principles, and we will also discuss the concept of modularity in detail. तो आज का लेक्चर की इंपॉर्टेंस ये है कि जो आगे चल के हमारा सारा मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन है उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, हम उनकी आज डिस्कशन करेंगे ताकि जब वो टर्म्स आए तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि एक्चुअली क्या बात हो रही है. Let's start today's discussion with the system design. Now, system design is basically the blueprint of the system. तो सबसे पहले जैसे आपने रिक्वायरमेंट गैदर करी, एनालिसिस किया, फिजिबिलिटी स्टडी करी, तो उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि वी विल प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आप अपने पूरा जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाओगे. उस लॉजिकल स्ट्रक्चर में आप सारी चीजों को ध्यान से प्लेस करोगे. इनपुट कहाँ पे होगी, आउटपुट कहाँ पे होगी, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, प्रोसेसिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से होंगे, तो ये सारी चीजें आप डिजाइन में डिस्कस करोगे. सो बेसिकली द डिजाइन ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड कोडिंग. क्योंकि आप यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट ले चुके हो, उसका एनालिसिस कर चुके हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिस्टम को आप सिस्टम बनाओगे. ऑब्वियसली आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली सारी, उनका एनालिसिस कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अब सिस्टम बनाऊंगा. लेकिन सिस्टम बनाने से पहले ये फेज बीच में आ जाएगा. आपने यूजर से रिक्वायरमेंट लेके एनालिसिस किया और सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम एनालिसिस के बाद, यूजर रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन करने से पहले ये चीज बीच में आ जाएगी. दैट इज नोन एज सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन में आप अपने सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन करोगे. तो इट बेसिकली, इसीलिए मैंने ये लाइन कही कि द सिस्टम डिजाइन ब्रिजेस द गैप. ये जो सारा गैप है सिस्टम डेवलपमेंट का और रिक्वायरमेंट लेके उसका एनालिसिस के बीच में, इसको कौन गैप को ब्रिज करेगा? सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन में आप सारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली एक ब्लूप्रिंट बना लोगे अपने सिस्टम का, उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन. द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज करेक्ट if system is built according to the design that satisfies the requirement of that system. तो ऑब्वियसली डिजाइन ऑफ द सिस्टम विल बी करेक्ट. अगर आपका जो सिस्टम आप बिल्ड करने जा रहे हो, आप उसको डिजाइन के अकॉर्डिंगली बनाओगे. और सिस्टम डिजाइनिंग में हम क्लियर कट लिखेंगे कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है और यूजर की रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करेंगे, यूजर की प्रॉब्लम्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे. यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल डिजाइनिंग है, अभी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करी. So some of the properties of design are verifiability. The design should be verifiable. So verifiable means it should be correct. तो डिजाइनिंग मतलब सिस्टम की जो आउटपुट आएगी और यूजर की जो रिक्वायरमेंट होगी, ये दोनों मैच करनी चाहिए. मींस जो आउटपुट होगी that should be according to the requirement of the user. This is called the correctness of the system. So the first property of your system design is it should be verifiable. It is concerned with the how easily correctness of design can be argued. आप अपने डिजाइन से यूजर की रिक्वायरमेंट का जो सोल्यूशन बना रहे हो, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो. तो इट मींस जो आपके डिजाइन का मेन मोटिव होगा, दैट शुड बी नो कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, और आपके सिस्टम की जो आउटपुट होगी इट वो अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट होनी चाहिए. द सेकंड प्रॉपर्टी इज ट्रेसेबिलिटी. So traceability means
basically you should be able to know to track the development of the project. It helps in design verification. It requires all the design must be traceable to the requirement. Means जो आपका डिजाइन बन रहा है वो किस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए बन रहा है, इट शुड बी ट्रेसेबल. The third is completeness. The software must be complete in all respects. Completeness means जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, अच्छा इंटरफेस हो, जो इंफॉर्मेशन निकल के आए वो कंप्लीट होनी चाहिए. ये ना हो उसमें लगे ये मिसिंग है वो मिसिंग है. द फोर्थ इज कंसिस्टेंसी. Consistency means so it requires there are no inherent inconsistency within the system. Inconsistency means कि ये ना हो कि एक सेम फंक्शन एक सेम रिक्वायरमेंट के लिए दो अलग अलग फंक्शंस, मतलब एक सेम इनपुट है दो अलग अलग फंक्शंस हैं और सेम इनपुट के लिए हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं सिस्टम में. मतलब सेम इनपुट एक ही है लेकिन दो अलग अलग मॉड्यूल्स में दो अलग अलग उसके नो पार्ट्स में उसको हम अलग तरीके से ले रहे हैं. नहीं, जो भी इनपुट है या जो भी उसकी वर्किंग है इट शुड बी कंसिस्टेंट, वो सेम रहनी चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. एफिशिएंसी. So efficiency is concerned with the proper usage of the resources. Resources waste नहीं होने चाहिए. Simplicity. So simplicity is related to the easy understanding of the user. User easily उसको understand कर पाए, उसको use कर पाए. तो simple designs are easy to maintain in the long run through the life cycle of the system. और सिर्फ simplicity है जो वो user को हेल्प नहीं करेगी. It will also help the developing organization to maintain the system in the long run. Now, talking about the design principles. तो बहुत सारे आपके पास डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप सिस्टम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हो. ये डिजाइन जो प्रिंसिपल है दे आर मेंट टू इफेक्टिवली हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइन. और ये प्रिंसिपल कौन से हैं? प्रॉब्लम पार्टीशनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो अब ये देखते हैं कि प्रॉब्लम पार्टीशनिंग और एब्स्ट्रैक्शन ये जो मेन डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं ये हैं क्या. पहला है जी प्रॉब्लम पार्टीशनिंग. द प्रॉब्लम पार्टीशनिंग इज कंसर्न्ड विद द पार्टीशनिंग द लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस. तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दोगे. जैसे मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं. जैसे आपका है रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल. तो आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल से या आपका जो STB है सेट टॉप बॉक्स, उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो उन फंक्शंस को वो क्या करते हैं, उन्होंने उसके लिए सारे फंक्शंस को अलग अलग मॉड्यूल्स बना दिए. जैसे वॉल्यूम के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया, चैनल के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया, कलर सेटिंग्स के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया. तो इस तरह से उन्होंने एक बड़े फंक्शन को डिवाइड कर दिया स्मॉलर पीसेस में. या आप एग्जांपल लो जैसे ऑनलाइन एडमिशन. आप यू वांट टू डेवलप अ ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम. तो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में सबसे पहले आप देखोगे इस कंप्लीट प्रोसेस को आप स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दोगे. एक साइड जैसे ब्रॉडली होगी स्टूडेंट और दूसरी हो गई कॉलेज. तो अब दो पार्ट्स हो गए. अब स्टूडेंट्स के भी आगे फर्दर पार्ट्स हो जाएंगे, उसका फॉर्म आ जाएगा, फी पेमेंट आ जाएगी. तो आप इन सभी मॉड्यूल्स को मींस आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर लोगे. तो अब इन स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी. मॉड्यूल्स मतलब अब आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया. अब हर मॉड्यूल का अपना एक फंक्शन होगा एंड दैट फंक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर फंक्शन. जैसे हमने रिमोट की बात करी तो वॉल्यूम के लिए अलग मॉड्यूल हो गया, चैनल के लिए अलग हो गया, लेकिन वॉल्यूम और चैनल का आपस में कुछ लेना देना नहीं है. बट दीज बोथ द फंक्शन बिलोंग्स टू द सेम system, that is remote. Now this problem partitioning
the policy that we adopt in problem partitioning is called divide and conquer. So divide and conquer means dividing a bigger problem into the smaller pieces ताकि हम उसको easily फिर solve कर पाए. The system is divided into modules that are self independent. तो it means अब मैंने system को पूरे को छोटे छोटे modules में divide कर दिया. This is called modularity. आगे चल के अब नेक्स्ट यही टॉपिक है हमारा कि ये मॉड्यूलैरिटी क्या है और इसके फायदे क्या हैं. तो इट बेसिकली प्रॉब्लम को पार्टीशन करने से यू कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, उनका वेस्टेज नहीं होगा, एंड इट इज नेसेसरी दैट ऑड मॉड्यूल्स हैव इंटरेक्शन बिटवीन देम. हालांकि ये मॉड्यूल्स जो सारे हैं दे आर इंडिपेंडेंट, बट उनमें इंटरेक्शन की प्रोविजन आपको रखनी पड़ेगी. The next is abstraction. Now the abstraction is a vital part of the design process and it is very essential for the problem partitioning. तो अब abstraction में होता क्या है जी? The abstraction is basically a tool that permits the design to consider a component at an abstract level without worrying about the details of the implementation of the component. अब ये कॉन्सेप्ट आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है. एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं किसी भी चीज का, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि एक्चुअली ये इंप्लीमेंट कैसे होगा. जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसमें मैंने रख लिया है, आपने रख लिया है जी बेसिकली बॉडी एंड सोल. बॉडी एंड सोल, अब बॉडी एंड सोल दिस इज द वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एक मैंने क्लास बनाई जिसमें मैंने वो चीजें रख ली, मैंने वो सारे ऑब्जेक्ट रख लिए जो थ्रू आउट हर जगह पे यूज होने हैं, और मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज नहीं करूंगा. दिस इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ओनली. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होएगी, कब होएगी, कहाँ पे होएगी, बट मैं एक ओवरव्यू लेके चलूंगा सिस्टम का. तो जैसे आपने रिमोट कंट्रोल बनाना है तो मैंने उसका एक ओवरव्यू ले लिया, एक इंफ्रारेड होएगा, एक प्लास्टिक की बॉडी होएगी और बटन होंगे. अब बटन कौन कौन से होंगे, कैसे काम करेंगे, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है. अब्स्ट्रैक्ट में मैं सिर्फ ओवरव्यू लूंगा, मेन कंपोनेंट्स. सो अब्स्ट्रैक्ट इज नेसेसरी व्हेन द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट we can proceed with one design process effectively and efficiently. क्योंकि अब आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो अब एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी हो जाती है. मैं जो स्मॉलर पीसेस हैं मैं उनको प्रॉपरली डिजाइन कर सकता हूं. एब्स्ट्रैक्शन कैन बी फंक्शनल और डेटा. तो एब्स्ट्रैक्शन दो तरह की होती है, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अब ये फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी? इन फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन वी स्पेसिफाई द मॉड्यूल बाय द फंक्शन इट परफॉर्म्स. तो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन में हम पूरे सिस्टम को फंक्शन वाइज कि कौन सा मॉड्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से कैटेगराइज कर लेते हैं. कि मतलब अब हम की डिवीजन करेंगे बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन दे विल बी परफॉर्मिंग. तो कौन सा मॉड्यूल कौन सा, मतलब जो ऑब्वियस है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले मॉड्यूल्स बना लिए, तो हर मॉड्यूल जो आपने बनाया है मैं उनको कैटेगराइज कर दूंगा बेस्ड अपॉन द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग. तो फंक्शन के बेस पे डिवीजन करनी, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है जी? इन डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली वी हाइड्स द डेटा. हम डेटा को हाइड कर देते हैं बिहाइंड द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस. तो बेसिकली डेटा की डिटेलिंग हम नहीं देंगे. डेटा विल बी देयर, इट विल बी हिडन, इट विल बी बिहाइंड द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस. तो इसके अलावा देयर आर टू इसके अलावा जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में एक और चीज है, दैट इज द हायरार्की. Design principles are necessary for efficient software design. Top-down and bottom-up strategies help implement these principles and achieve the objectives. So the system consists of components called modules, which are subroutine of the and having the subroutines. तो अब दूसरी important चीज है जी, a system is a hierarchy of components and the highest level module called the super coordinate. ये आपको अब चीज याद रखनी है.
एक सिस्टम क्या होता है? दैट इज बेसिकली द हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स। तो ऐसा होता है, एक एक मेन सिस्टम को आपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, M1 M2। तो M1 के आगे अपने सब रूटीन्स होंगे, जैसे MS1 MS2। तो इसी तरह से M2 के भी अपने होंगे, सपोज M2 S1 M2 M2 S2। तो हमने सिस्टम को डिवाइड कर दिया डिफरेंट मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स के आगे अपने सब रूटीन्स होंगे, ये सिस्टम की पूरी हायरार्की हो जाएगी। और जो इसका सबसे टॉप लेवल है, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल। सो टू डिजाइन सच हायरार्की, अब ये सिस्टम हायरार्की बनाने के लिए दो मेन अप्रोचेस हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन जिसमें आप ऊपर से नीचे जाते हो, मतलब जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो। और बॉटम अप क्या होती है? जब आप स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हो, आप मॉड्यूल से सुपर ऑर्डिनेट की तरफ जाते हो। तो अब ये दोनों अप्रोचेज हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर का यही टॉपिक रहेगा, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेज। तो टॉप डाउन स्टार्ट होती है जी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल, एंड द बॉटम अप इज स्टार्टेड फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। टॉप डाउन नाम से क्लियर है, जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, एंड बॉटम अप इज लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, स्पेशलाइजेशन टू द जनरलाइजेशन। तो अब एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। तो बेसिकली आपने क्या किया, डिजाइन प्रिंसिपल में आपने सबसे पहले अपनी सिस्टम को, अपनी पूरी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया सब पार्ट्स में। दीज सब पार्ट्स आर नोन एज द मॉड्यूल्स। So the modularity is the principle of keeping separate the various unrelated aspects of the system. सिस्टम के वो सारे एस्पेक्ट्स जो आपस में रिलेटेड नहीं है, उनको डिफरेंट रखना, ताकि मैं उनको आइसोलेशन में स्टडी कर सकूं। If this principle is applied well, each resulting module will have a single purpose and will be relatively independent of other. तो इससे आप मल्टीपल मॉड्यूल बनाने से क्या होगा, हर मॉड्यूल की अपनी फंक्शनैलिटी होगी, उसकी अपनी एक वर्किंग होगी, दूसरे मॉड्यूल के साथ वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका फायदा क्या होगा, आप मल्टीपल मॉड्यूल सेम टाइम पे नो डेवलप कर सकते हो। एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आने से दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपके रिमोट का वॉल्यूम अप डाउन होना बंद हो गया, तो क्या चैनल भी अप डाउन होने बंद हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं। तो इसीलिए मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूल्स बनाए क्यों मैंने, मॉड्यूल बनाने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि वो सारे मॉड्यूल जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो मैं इनको अलग अलग डिजाइन कर सकता हूँ, अलग अलग डेवलप कर सकता हूँ, एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आने से दूसरे मॉड्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीजें हैं, easy to understand and develop, easy to locate the faults, easy to change the system। अगर सिस्टम में कोई चेंज करना है, नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, एक मॉड्यूल ऐड कर दो, क्योंकि मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है। तो नया मॉड्यूल ऐड करने से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी मॉड्यूल्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज है जी, मॉड्यूलराइजेशन इज the decomposition of system into subroutines or small units. A module is a collection of instructions and data structure. Modules should be such that it can be separated, compiled and stored. Separate से compile और store हो सके। Module should be such that it can be used by other modules. It makes process of debugging, testing, integration of system easy. तो जैसे ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर ही ली हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेंटेन द फंक्शनल पार्टीशनिंग बाय यूजिंग द मॉड्यूलैरिटी। तो रीयूजेबिलिटी बनी रहेगी, सिस्टम को चेंज करना इजी हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना इजी होएगा। सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज प्रेजेंटेशन। तो आज हमने डिस्कस किया जी द इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। उसमें हमने वो सारी टर्म्स डिस्कस करी जो आगे चल के हम बार बार यूज करेंगे मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन में। आज हमने डिस्कस किया कि सिस्टम डिजाइन जो होता है वो क्या चीज होती है, और उसकी जरूरत क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
डिजाइन प्रिंसिपल कौन से हैं, प्रॉब्लम पार्टीशनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। प्रॉब्लम पार्टीशनिंग में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स को हम कहते हैं मॉड्यूल्स, और इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जब पॉलिसी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिवाइड एंड कॉन्कर। अब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिस्टम का, डिफरेंट मॉड्यूल्स का, और हम इजीली मतलब इसको हम डिवाइड, ये नहीं सोचते कि ये काम कैसे करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होएगी, बट बस ओवरव्यू लेते हैं सिस्टम का। दो तरह की हो सकती है, एक हम अब्स्ट्रैक्शन करते सकते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शनल, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम डेटा को हिडन रखते हैं बिहाइंड द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप दो अप्रोचेस हमने डिस्कस करी है। दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है top bottom means highest level to the lowest level, and bottom up means the lowest level to the highest level. Then we discuss the concept of modularity and the benefits of using the concept of modularity. तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई।